Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 3, The Delhi Sultans from class 7th History, NCERT syllabus, semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 3, The Delhi Sultans. So we are going to compare here this table between Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. So Alauddin Khilji, Delhi was attacked twice in 1299 to 1300 and 1302 to 1303 as a defensive measure. Alauddin Khilji raised a large standing army. सो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे तो उनके समय में उन्होंने दो बार, एक तो 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में उन्होंने दिल्ली पर दो बार हमला किया था और डिफेंसिव मेजर्स यानी कि अपने आप को बचाने के उपाय के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने थे उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जो थी उसको खड़ी की थी। अब अगर हम मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करते हैं, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रेन. द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. जबकि जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने क्या किया था, उनके शासनकाल के शुरुआती समय में सल्तनत पर हमला किया गया था तो मंगोल सेना जो थी वो हार गई थी और मोहम्मद तुगलक अपनी सेना और पूरे जितने भी उनके पास जो रिसोर्सेज थे, जितने भी संसाधन थे, तो पूरी ताकत के बारे में उनको पता था, उनको विश्वास था, अपने ऊपर भरोसा था, तो उनको अपनी जितने भी रिसोर्स थे उस पर तो भरोसा था और इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसोक्सिनिया जो जगह है वहाँ पर उन्होंने हमले की एक योजना बनाई, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की. नेक्स्ट, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स विच यू कैन सी इन मैप 1. तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने सैनिकों के लिए उन्होंने सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर उसका निर्माण किया जिसे आप मैप 1 में देख सकते हैं. Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, that is Delhi-Kuna, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in the south. तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने एक नया शहर बनाने के बजाय दिल्ली के जो 4 शहरों में से जो पुराने जो 4 शहर थे तो उसमें जो सबसे पुराना था जिसका नाम आप जानते हैं दिल्ली कुना, उन्होंने क्या किया, अपने निवासियों से कहा कि भाई उसे खाली कर दिया जाए और उसे खाली करके जो उनके जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, तो उनको वहाँ पे रहने की जगह दिया जाए और जो पुराना जो शहर था, जो दक्षिण आप कह सकते हो उनकी जो राजधानी थी जो दौलताबाद, तो दिल्ली कुना में जो लोग रहते थे उनको वहाँ से खाली करके उन्होंने दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे उनको स्थायी कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीसेंट्स यील्ड. तो अलाउद्दीन खिलजी को अपने उन्होंने सैनिकों के लिए एक जो गैरिसन टाउन है वो तो बना लिया, लेकिन अब उनको खिलाना था, उनको तो खाना खिलाने के लिए क्या किया, उन्होंने जो भी वहाँ पे उपज होती थी, जो गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि थी, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी चीज़ें उगाई जाती थी, तो उसका उन्होंने कर के रूप में उसे इकट्ठा किया जाता था. जो किसान था, जो भी वो प्रोडक्शन करता था, तो उसकी उपज का लगभग 50% उन्होंने कर के रूप में निर्धारित किया था ताकि वो उस टैक्स को अपने सोल्जर्स के लिए खाने के लिए यूज़ कर सकें. नाउ इन मोहम्मद तुगलक, produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. तो मोहम्मद तुगलक के टाइम क्या हुआ, उसी क्षेत्र से मतलब जिस जगह पे जो सोल्जर्स रखे हैं तो उसी जगह से उत्पादन जो है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे कर के रूप में इकट्ठा तो किया जा रहा था,
ताकि वो सेना को खिला सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी उनके पास सेना थी तो उसके रख रखाव के खर्च को पूरा करने के लिए सुल्तान ने बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब एक्स्ट्रा आप कह सकते हो, उन्होंने जो टैक्स है वो लोगों से वसूल करना शुरू किया। और उन्हीं के इस शासनकाल में क्या हुआ था, फेमाइन आया। फेमाइन यानी कि अकाल पड़ गया। तो जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। Alauddin chose to pay his soldiers salaries in cash rather than iqtas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. तो सैनिकों को भुगतान करना पड़ता था। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को मतलब कैश में भुगतान करना, उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं इनको कैश ही पे करूँगा। इन्होंने ऐसा सोचा। सैनिक जो थे वो दिल्ली में व्यापारियों से जो चीज़ें थे उसे खरीदते थे। तो इस तरह ये उनको डर था कि जो व्यापारी हैं वो अगर जो सोल्जर्स हैं वो कुछ चीज़ें खरीदने जाएंगे तो ये कीमतें बढ़ा देंगे। तो इसे रोकने के लिए जो अलाउद्दीन थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली में माल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया। और उन्होंने बड़े अधिकारियों द्वारा कीमतों का बहुत ही एकदम सावधानी पूर्वक उसको सर्वेक्षण करवाया गया, उसका सर्वे किया गया। और जिन व्यापारियों ने माल को निर्धारित दरों पर नहीं बेचा उन्हें इस बात का पनिशमेंट भी इस पे मिली। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश salaries, but instead of controlling prices he used a token currency. अब मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सैनिकों को वो भी जो सैलरी थी वो भी कैश ही दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कीमतों को कंट्रोल करने की बजाय उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी जिसका नाम था टोकन करेंसी। समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। अब ये टोकन करेंसी क्या होती है, तो आज आप जानते हैं जैसे अभी हमारे पास 10 का नोट है या फिर 20 का नोट है या 100 का नोट है या 2000 का नोट है, तो उसे हम टोकन करेंसी बोलते हैं। टोकन करेंसी का मतलब जिस पे हम भारत सरकार द्वारा मतलब जो भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक सिग्नेचर होती है, तो उसे हम टोकन करेंसी बोलते हैं। सो but made out of cheap metals, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with the token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उन्होंने ये जो टोकन करेंसी थी इसका उपयोग किया। तो कुछ हद तक जो इसे मैंने बताया अभी कि ये हमारी जो अभी वर्तमान समय की जो मुद्रा है उसी की जैसी होती है। तो सोने और चांदी जैसी नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही सस्ती धातुओं से बना था। तो 14वीं शताब्दी में लोगों ने इन सिक्कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा होशियार थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सोने और चांदी के जो सिक्के हैं उनको संभाल के रख लिया, और अब अपने जो भी वो टैक्स पे करते थे तो वो बहुत ही सिंपल जो नॉर्मल जो मेटल से बने हुए जो सिक्के होते थे उससे वो उसको पे कर देते थे। तो अब नेक्स्ट बारी आती है अलाउद्दीन की। द अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वे क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइजेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशंस। अलाउद्दीन के प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल थे, और जो क्रॉनिकलर्स थे उन्होंने बताया कि बहुत ही सस्ते दामों और बाज़ारों में माल की जो कुशल आपूर्ति के लिए उसकी भरपाई की प्रशंसा की गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। उसने मंगोल आक्रमणों के खतरे को भी बहुत ही सफलतापूर्वक झेला था। अगर हम यहाँ मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करें तो मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वे ऑफ फेलियर, यानी कि मोहम्मद तुगलक का जो प्रशासनिक जो उनका जितने भी उन्होंने स्टेप्स उठाए थे वो एकदम विफल थे, मतलब फेलियर था। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर। तो कश्मीर में एक जो कैंपेन था डिज़ास्टर के समय वो एकदम बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं था। ठीक है, he then gave up his plans to invade Transxenia and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications. The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt
led to widespread rebellion and finally the token currency had to be recalled. तो इसके बाद उन्होंने ट्रांजैक्शनिया पर आक्रमण करने की अपनी जो योजना थी उसको छोड़ दिया और अपने बड़े अरमान को उन्होंने भंग कर दिया, मतलब उन्होंने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया। इस बीच उनके जितने भी प्रशंसनात्मक, जितने भी उनके अच्छे जितने भी उन्होंने उपाय थे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड थे, उन सभी चीज़ों को उन्होंने रोक दिया, वहीं पे स्टॉप कर दिया और दौलत के लिए लोगों को स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी तरफ उन्होंने शिफ्ट किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उनको उठानी पड़ी। और जो गंगा यमुना जो बेल्ट है उसमें जो टैक्सेस है और अकाल, मतलब हमने पहले भी देखा था कि फेमाइन आ गया था, तो इस तरह से काफ़ी उनका विद्रोह हुआ और इवन उन्होंने जो टोकन जो करेंसी स्टार्ट करी थी उसको भी वापस से उनको बंद करना पड़ा क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं थी। In this list of Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली सल्तनत के किसी राजा ने मंगोल के ऊपर आक्रमण करने की बात करी थी। तो वे मंगोल और ये जो मोहम्मद तुगलक ही थे जिन्होंने ऐसा किया था, जबकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने थे उन्होंने पूरे बचाव के स्टेप्स उठाए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, यानी कि जो सल्तनत है वो 15th और 16th सेंचुरी के दौरान कैसी थी। सो टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तो टेबल 1 को अगर आप देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि तुगलक के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी सैयद और लोधी डायनेस्टी, और उन्होंने दिल्ली से आगरा तक रूल उन्होंने किया था और उससे आगे उन्होंने बिल्कुल भी रूल नहीं किया था। और उन्होंने कब तक रूल किया था? लगभग 1526 उन्होंने रूल किया था। नाउ बाय देन जानपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स who established flourishing states and prosperous capitals. So this was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. और इनके साथ जो जौनपुर था, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, राजस्थान था और जो पूरा साउथ इंडिया था, वहाँ पर इंडिपेंडेंट जो रूलर्स थे वो आ चुके थे और इन्होंने अपने राज्य को काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया था। फ्लरिश का यानी कि बहुत अच्छे से उन्होंने फैलाया था, बहुत समृद्ध किया था और इनकी जो राजधानी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। और यहाँ ये जो पूरा समय था ये ऐसा समय था जब बहुत ही नए जो रूलिंग ग्रुप्स थे वो उभर के आए थे, जैसे कि अफ़गान्स थे, राजपूत थे। ऐसे ही बहुत सारे इलाकों में नए जो रूलर्स थे उन्होंने इस जगह को डेवलप किया था। So some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. Sher Shah Sur 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar, and he eventually challenged and defeated the Mughal Empire Humayun, that is 1530 to 1540 and 1555 to 1556. तो अब ये यहाँ पर बात करी जा रही है कि इस समय पर जो राज्य बने वो काफ़ी छोटे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही अच्छे से अपना जो शासन है वो चला रहे थे। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है कि जो शेरशाह सूर के बारे में इन्होंने अपना जो करियर है वो एक छोटे से टेरिटरी के मैनेजर के रूप में जो बिहार में अपने अंकल के इलाके से उन्होंने शुरू किया था, पर धीरे धीरे ये इतने पावरफुल बने कि आगे चलकर इन्होंने मुग़ल सम्राट हुमायूं को चैलेंज किया, फिर उनको हराया और उनको हराकर दिल्ली पर कैप्चर भी किया और वहाँ पर शासन भी इन्होंने किया। तो लेकिन जो सूरी डायनेस्टी का जो शासन था वो 15 सालों तक चला और फिर ख़त्म हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि 1530 से आप देखिए यहाँ पे जो 1555 तक, मतलब 1556 तक इन्होंने पूरा का पूरा इसको किया। नाउ शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। तो उन्होंने जो शेरशाह जो सूरी है उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा किया
और अपनी खुद की एक डायनेस्टी उन्होंने क्रिएट करी। ऑल्दो द सूट डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, दैट इज़ 1540 to 1555। तो जो ये सूट डायनेस्टी इन्होंने 15 सालों तक रूल किया, यहाँ पर शासन किया। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। Sher administration became the model followed by the great Emperor Akbar, that is 1556 to 1605, when he consolidated the Mughal Empire। और इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो उसको उन्होंने लिया, लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव किए, चेंजेस किए और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। और इन्होंने इसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया कि आगे चलकर जो ये ग्रेट, बहुत ही बड़े जो सम्राट थे, जो अकबर थे, उनके द्वारा भी इस सिस्टम को अपनाया गया। तो टिल हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।